हेलो बच्चों, आज हम डायमेंशंस यानी कि आयाम के बारे में पढ़ेंगे। आयाम को आप दी गई 3 डायग्राम से समझ सकते हैं। पहला जो डायग्राम यानी 1D का है वो एक लाइन का है। जब आप सिर्फ एक लाइन में चल सकते हैं तो उसे वन डायमेंशनल बोलते हैं। जब आप क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में चल सकते हैं तो उसे 2 डायमेंशन बोलते हैं। जब आप क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में चल सकते हैं तो उसे हम 3 डायमेंशन कहते हैं, 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। जैसे 1D का मतलब है कि आप एक सीधे रास्ते पे जा रहे हो, ना आप किसी दाएं मुड़ सकते हो ना बाएं मुड़ सकते हो, सिर्फ सीधा जा सकते हो, उसे हम वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। जैसे कि अगर एक कीड़ी चल रही है वो एक सीधी लाइन में ही चलती है। और उसके बाद 2 डायमेंशन का जो आपका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक छिपकली एक दीवार पर चल रही है तो वो 2 डायमेंशन मोशन में है। वो या तो एक्स एक्सिस में चल सकती है, वाई एक्सिस में चल सकती है, दोनों में चल सकती है। वो कभी भी जेड एक्सिस में नहीं चल सकती। उसके बाद 3 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है जैसे कि आपका एक कौवा उड़ रहा है आपके स्काई में, आसमान में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल बोलते हैं। तो अभी 1 डायमेंशन का मतलब क्या है कि लेंथ में जो आयाम है वो एक ही है, एक ही आयाम में चल सकता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब एक ही आयाम में चल सकता है तो उसे हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल। जब उसके पास 2 आयाम होंगे, यानी कि जैसे हमने छिपकली का एक एग्जांपल दिया था, वो 2 आयाम में चल सकता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन मोशन। उसके बाद हमने तीसरा जो है वो एग्जांपल लिया एक आपके हम कौवे का, वो क्या कर रहा है, आसमान में उड़ रहा है। वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में भी जा सकता है और जेड एक्सिस में भी जा सकता है। यानी सीधा भी जा सकता है, दाएं बाएं दोनों जा सकता है, और नीचे उड़ के भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है उड़ के। तो इसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशन। तो इसमें जो तीसरा एग्जांपल हमने दिया, इसमें क्या है, जो आयाम है वो कितने हैं, 3 आयाम है। तो यहाँ पे आयाम का क्या मतलब है, ये आपको लेंथ, लेंथ में जो हम यूनिट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, मीटर। लेंथ को हम मीटर में मापते हैं। यहाँ पे मीटर की पावर आपको 1 दिखाई दे रही होगी बोर्ड पर। उसके बाद जो आपके 2 डायमेंशनल है उसमें हम जो 2 डायमेंशन है उसको एरिया है, उस एरिया को हम लोग इसमें मापते हैं, हम उसको मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो मीटर की पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर मीटर के 2 आयाम है। उसके बाद वॉल्यूम, जब हम 3 डायमेंशनल फिगर को मापते हैं तो हम उसको वॉल्यूम में मापते हैं, और वॉल्यूम को मापने के लिए हमारे पास जो यूनिट होते हैं वो मीटर क्यूब होते हैं, यानी कि मीटर की पावर 3। तो ये जो 1, 2, 3 जो ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पावर्स को हम लोग आयाम यानी कि डायमेंशंस बोलते हैं। तो डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, वो पावर जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी की लिखते हैं ताकि हमारी गिवन फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। या जैसे कि यहाँ पे लेंथ को लाने के लिए हमने मीटर की पावर 1 लिखी थी, तो इस एक पावर को, इस मीटर की एक पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। अभी उसके बाद जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला लिखते हैं हम डायमेंशन का। वो कैसे लिखते हैं, एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ सिंबल लिखे हैं, 3 सिंबल आपको दिख रहे होंगे, कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी। और उसके बाद ब्रैकेट दिखाई दे रही होगी। अब आगे चलते हैं, ये कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी क्या है। तो ये क्या है, सिंबल है। ये एम, एल और टी सिंबल है किस किस के, मास, लेंथ और टाइम के। जैसे कि आपको टेबल दिखाई दे रही होगी बोर्ड पर, यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल बताए गए हैं। यहाँ पे लेंथ का जो सिंबल है वो कैपिटल एल लिखा हुआ है, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का कैपिटल के और इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल ए। तो लेंथ को मापने के लिए जो हम लोग सिंबल लिखते हैं वो कैपिटल एल लिखते हैं। तो डायमेंशन का फॉर्मूला लिखने के लिए m0 l1 t0 लिखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पर मास का लेंथ से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए m की पावर 0 आती है और t की पावर भी क्या आती है, 0 आती है। उसके बाद मास का जब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, m1 लिखते हैं, l0 और t0 लिखते हैं। फिर डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है किसका, मास का।
उसके बाद टाइम के बारे में बात करते हैं। टाइम के बाद जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तब हम क्या लिखते हैं, m0 l0 t1, कैपिटल T की पावर 1। उसके बाद जब टेम्परेचर को हम बताते हैं तो हम कैपिटल K से बताते हैं, क्योंकि हम टाइम के लिए T ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, पहले ही यूज कर चुके हैं, तो इसीलिए हमने उसके क्या करते हैं, उसके यूनिट के लिए हम यूनिट का हमने सिंबल ले लिया, यानी टेम्परेचर के जो यूनिट होते हैं वो केल्विन होते हैं, तो उसी का ही हमने सिंबल ले लिया और K की पावर 1 लिख दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर यानी कैपिटल A से बताते हैं, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, N0 L0 T0 K0 और A1, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का मास, लेंथ, टाइम या टेम्परेचर से लेना देना नहीं है। जो हम लोगों का फॉर्मूला है ये यही बताता है। हम इलेक्ट्रिक करंट को बताएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला से यानी आयाम से, तो हम M0 L0 T0 K0 और A को 1 लिखेंगे। अब डायमेंशन को पढ़ने की यानी आयाम को पढ़ने की जरूरत क्या है। अभी देखिए, अगर एक पर्सन कहता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमा होता है और दूसरा पर्सन आता है और बोलता है कि पानी तो 273 केल्विन पे जमा होता है, तो दोनों ही सही बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं, दोनों टेम्परेचर के आयाम में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशंस के बारे में। अभी तक हमने पिछले टेबल में बात करी थी फंडामेंटल यानी बेसिक, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसकी डायमेंशंस के बारे में इस टेबल में बात की थी। लेकिन अब हम डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनी है उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ही बनती है। पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटी का क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग एरिया बोलते हैं, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है मैथ्स में। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई यानी कि लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो L की पावर 1 होता है। और चौड़ाई को भी हम फुटे से या फिर स्केल से मेजर करेंगे, तो उसको भी हम लोग लेंथ ही कह सकते हैं एक तरह की। तो यहाँ पर भी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई का भी जो फॉर्मूला है वो L की पावर 1 बनेगा। इसके बाद आपने ऐसा पढ़ा है मैथ में कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे लेंथ की पावर 1 गुणा लेंथ की पावर 1 है, तो लेंथ की पावर जमा हो जाएगी और लेंथ की पावर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जो हम फॉर्मूले लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है वो हमारा क्या है, M, L और T तीनों को ही लिखेंगे हम। तो हम M को 0 बता रहे हैं, L 2 है और T भी 0 है। मास और टाइम का एरिया से कोई भी लेना देना नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम आयतन का ले रहे हैं। आयतन को हम आपने पहले भी पढ़ा है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और लंबाई के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो L की पावर 1 है। ब्रेड्थ भी एक तरह की लंबाई है, उसमें भी L की पावर 1 है। ऊंचाई भी एक तरह की लेंथ होती है, इसलिए इसका भी जो फॉर्मूला है वो L की पावर 1 है। अब इन तीनों की पावर को जमा कर देंगे, क्योंकि बेस सेम है, तो जमा कर देंगे तो L की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं गति का। गति को आपने 9th क्लास में चैप्टर 8 में पढ़ा था। गति को फॉर्मूला को हम दूरी बटा समय लिखते हैं, और दूरी को हम इंग्लिश में डिस्टेंस और समय को हम टाइम बोलते हैं, और गति को हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर में टाइम, और हिंदी में गति दूरी बटा समय। अब डिस्टेंस यानी कि दूरी को भी हम लेंथ से ही मापते हैं, इसीलिए दूरी का जो फॉर्मूला आता है वो L की पावर 1 आता है। और समय को हम टाइम से बताते हैं, इसीलिए टाइम की पावर 1 आती है। और आप सभी को मालूम है, जब भी बटा के ऊपर जाती है कोई भी क्वांटिटी, उसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाती है। इसीलिए जब टाइम को बटा के ऊपर लेके गए तो उसकी जो पावर है वो -1 हो गई। तो जो फॉर्मूला बना वो बना N0 L1 और T -1। इसके बाद ही साथ हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वेग का। वेग को आपने
स्पीड यानी गति के साथ ही पढ़ा था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था आपने 9th क्लास में चैप्टर 8 में। उसमें आपने पढ़ा था वेग को विस्थापन बटा समय कहते हैं। विस्थापन को हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को हम कैसे बताते हैं, ये हम अपने फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट को से बताते हैं। यानी कि जो आपका आखिरी पॉइंट था, जैसे कि आपने स्टार्ट किया 2 सेंटीमीटर से और आप चले गए 8 सेंटीमीटर के पॉइंट पे, तो आपका फाइनल पॉइंट यानी आखिरी पॉइंट 8 सेंटीमीटर है, और जो आपका शुरुआती पॉइंट है वो 2 सेंटीमीटर है। तो 8 माइनस 2 ये आपका 6 सेंटीमीटर आ गया, और ये आपका विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन भी एक तरह का लेंथ ही है, इसीलिए इसके यूनिट भी क्या है, एल की पावर एक ही है। और ये मैं विस्तृत रूप से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें हम फिर से पढ़ेंगे। जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th कक्षा में हमने फिजिक्स पढ़ी थी, वो हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी और इलेबोरेट करके और विस्तार पूर्वक। तो विस्थापन के लिए एल की पावर 1 आएगा, क्योंकि वो भी एक तरह की दूरी ही है, और टाइम के लिए t1 आएगा, ये तो आपको पता ही है। फिर t की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n0 L1 t -1। अभी देखिए 3 के पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में दोनों के ही फॉर्मूला क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन में फॉर्मूला क्या आता है, सेम आता है, यानी गति और वेग डायमेंशन वाइज सेम होते हैं। उसके बाद 4th एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे त्वरण का। त्वरण को भी आपने 9th क्लास में चैप्टर 8 में पढ़ा है, और चैप्टर 8 में त्वरण को आपने बताया था, जो आपका वेग है उसका उसके चेंज होना, उसका डिफरेंस और डिवाइडेड बाय में बटा में समय। तो इंग्लिश में बोलेंगे एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का फॉर्मूला बनेगा चेंज इन वेलोसिटी ओवर में टाइम। अब चेंज का मतलब है कि कुछ पहले हुआ होगा, कुछ बाद में हुआ होगा, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी को हम फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जो बाद की वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, बटा में समय से बताते हैं। अब एक्सलरेशन को अगर हम आम भाषा में बात करें, त्वरण को अगर हम आम भाषा में बात करें, तो आप सभी ने कुछ ना कुछ मोटर बाइक चलाई होगी, या आपने अपनी साइकिल दौड़ाई ही होगी। जब आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं टाइम के साथ, तो उसे त्वरण यानी कि एक्सलरेशन कहते हैं। जैसे कि हम आम भाषा में बोलते हैं हमने रेस दी, हमने अपनी मोटर बाइक को रेस दी। जब हम रेस देते हैं तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 20 किलोमीटर पर आवर से अपनी बाइक चला रही थी, अब मैं 40 किलोमीटर पर आवर से चला रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, त्वरण कर रही हूँ, मैं एक्सलरेशन कर रही हूँ अपनी बाइक का। तो अभी तो इसीलिए एक्सलरेशन में सबसे पहले फॉर्मूला भी वही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, कि आपने कितना वेलोसिटी को बढ़ाया टाइम के साथ। तो वेलोसिटी के जो आपके डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, वो किया n0 L1 और t -1। तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ऊपर से डिवाइडेड बाय यानी कि बटा में t की पावर 1 लिख दिया हम लोगों ने, और ये t की पावर 1 न्यूमरेटर में जाके t की पावर -1 हो जाएगी, और बेस सेम होने के कारण t की पावर -2 हो जाएगी। -1 -2 के इक्वल होता है। ये आप सभी को मैथ की हेल्प से, गणित में आपने ये पढ़ा था, बेस सेम हो तो पावर बढ़ जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं होमवर्क की। अभी मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल पढ़ाए, और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ। पहला आपको दे रही हूँ घनत्व यानी डेंसिटी के जो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए, डेंसिटी यानी घनत्व का जो आपको फॉर्मूला है वो आपको मालूम ही होगा, वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, और या फिर घनत्व को आप कह सकते हो भार डिवाइडेड बाय भार बटा में आयतन। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसका फटाफट से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बताइएगा। उसके बाद सेकंड जो आपको दे रही हूँ मैं बल यानी फोर्स का आपको फॉर्मूला निकालने को दे रही हूँ, और बल के बारे में आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था, क्लास 9 के चैप्टर 9 में पढ़ा था। तो बल का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था भार गुणा में त्वरण का स्क्वायर।
नो नो सॉरी, बल का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, भार गुणा में त्वरण, भार गुणा में त्वरण, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स का यानी कि बल का। उसके बाद तीसरा दबाव यानी कि प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और या फिर दबाव का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिख सकते हैं फोर्स यानी कि बल बटा में एरिया यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि बल बटा में क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला दबाव का। उसके बाद कार्य, कार्य का फॉर्मूला, कार्य के बारे में आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 10 में आपने कार्य और ऊर्जा के बारे में, कार्य ऊर्जा और शक्ति में पढ़ा था। और कार्य के बारे में आपने पढ़ा था, कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यानी कार्य को अगर आप हिंदी में बात करें तो यानी कि बल गुणा में विस्थापन, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा में विस्थापन, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बल का ऊपर आप निकाल चुके हैं, विस्थापन का आपको मालूम है, गुणा करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद फाइनली पांचवा आता है ऊर्जा का। ऊर्जा को आप लिख सकते हैं हाफ यानी कि 1/2 इंटू में मास यानी कि भार, इंटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग का स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू में मास यानी कि भार, इंटू में वेग का स्क्वायर, वेग की पावर 2। ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में। तो ये सारे फॉर्मूला मैंने बता दिए हैं, इनकी आप वैल्यू पुट करके इनका डायमेंशन फॉर्मूला फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे भेजिएगा। जो बच्चा भेजेगा उसके लिए एक स्पेशल ऑफर, उसको कुछ एक स्पेशल इनाम मिलेगा। तो आज देखिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा डायमेंशंस यानी कि आयाम के बारे में, और डायमेंशंस को हमने 3 डायग्राम से समझा। पहला एक लेंथ का, एक लकीर का डायग्राम था, उसके बाद एक रेक्टेंगल का डायग्राम, और उसके बाद एक क्यूब का डायग्राम था। इससे हमने डायमेंशंस के यानी कि आयाम के बारे में पढ़ा। तो अभी जब हम लेंथ के बारे में बात करते हैं तो हम मीटर की पावर 1 लिखते हैं। जब हम किसी 2 डायमेंशन चीज के बारे में बात करते हैं तो हम एरिया के बारे में बात करते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप खेत को लिखोगे तो आप पूछोगे कितने एरिया का, कितने एकड़ का खेत है, तो जो उसके यूनिट आएंगे वो मीटर स्क्वायर में आएंगे, यानी कि मीटर की पावर 2 आएगी। और जब भी आप किसी भी 3 डायमेंशनल चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गिलास के बारे में बात करते हो तो आप उसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हो, यानी आयतन के बारे में बात करते हो, और आयतन का जो यूनिट आता है वो मीटर क्यूब के बारे में आता है। तो जो मीटर है उसकी पावर आपने 3 लिखी। तो ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये पावर है, इन्हीं का नाम क्या है, डायमेंशन है। और इसका हमने फटाफट से परिभाषा लिख दी इंग्लिश में। इंग्लिश में हमने क्या बोला, ये जो पावर है जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी की रेज कर रहे हैं ताकि हमारी जो क्या है गिवन फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, उसकी यूनिट आ जाए, तो उसको डायमेंशन कहते हैं। तो ये पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। उसके बाद डायमेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी को जब हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड यानी जनरल फॉर्म है फॉर्मूला को लिखने की। उसके बाद हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस लिखी थी, जो उनके पहले लेटर से ही है, टेम्परेचर और करंट को छोड़ के। उसके बाद हमने जरूरत क्या डायमेंशन पढ़ने की, ताकि हम एक ही जब हम एक ही क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हमें डायमेंशन पढ़ते हैं। उसके बाद हमने डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनी है उनके बारे में बात करी, उनकी डायमेंशन कैलकुलेट करी। तो हमने एरिया का निकाला, वॉल्यूम का निकाला, हमने गति वेग के बारे में बात करी, त्वरण के फॉर्मूला के बारे में बात करी, उसके बाद होमवर्क लिया। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और मुझे फीडबैक देते रहिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या गलती हो रही है मुझसे, मुझे जरूर बताइए। और अपना होमवर्क जल्दी से जल्दी भेजिएगा।